हेलो बच्चों, मैं शैलेश कुमार प्रजापति नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा संचालित महर्षि अरविंद हिंदी प्राइमरी स्कूल से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रथम सत्र का पाठ 7 जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए हवा के आवरण को वातावरण कहा जाता है। यह वायुमंडल मानव प्रवृत्तियों के कारण दूषित हो रहा है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशनों और वाहनों द्वारा वायुमंडल दूषित होता है। वैश्विक तापमान बढ़ने से तापमान, पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। नीचे दी गई सारणी में से सबसे अधिक वर्षा, गर्मी, ठंडी और विषम स्थिति अनुभव करने वाले प्रदेश खोजकर यहाँ ऐसा क्यों होता है इसका कारण खोजें। जैसे कि रूस उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच में आया हुआ देश है, जिसके कारण उसका महत्तम तापमान 15 अंश सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 अंश सेल्सियस है। समुद्र किनारे से दूर के विस्तार में थोड़ी बरसात पड़ती है। इसी तरह से बाकी की सारणी आपको नोटबुक में भरनी है। मौसम से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रदेश के तापमान, नमी और वर्षा के थोड़े समय की औसत स्थिति अर्थात मौसम। मानचित्र को देखें, विचारें और समझकर अपनी नोटबुक में लिखें। इस स्थान पर कैसा मौसम है? जलवायु से क्या अभिप्राय है? किसी भी प्रदेश के 35 से अधिक वर्षों के औसत तापमान, नमी और वर्षा की औसत स्थिति अर्थात जलवायु। ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभावों का दृश्य। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं, ठंडी जलवायु वाले देशों में सूर्य ताप कम अनुभव होता है, इसलिए पौधे, साग सब्जी तथा वृक्षों का विकास रुकता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती रहे, इसके लिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। उसके लिए शीशे या कपड़े की छत रखी जाती है, जिससे वहां गर्मी बनी रहती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ऊपर के हर एक चित्र के लिए एक वाक्य अपनी नोटबुक में लिखें। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है? वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य की किरणों के साथ आने वाली गर्मी को वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी पर टकराकर परावर्तित होकर वापस अवकाश में न जाने देने की स्थिति। आइए कुछ करके सीखें। कंबल ओढ़कर 10 मिनट तक सो जाएं। क्या अनुभव हुआ? ग्लोबल वार्मिंग ऐसा ही कुछ है।
पश्चिमी यूरोप में औसत 5 अंश सेल्सियस तापमान में वृद्धि, गर्मी का अनुभव। दार्जिलिंग 14 अंश सेल्सियस, महत्तम तापमान 28 अंश सेल्सियस पहुंचा, ईस्वी सन 2009। रेगिस्तान में हिमवर्षा। मुंबई में एक ही दिन में 942 मिलीमीटर वर्षा, ईस्वी सन 2005। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का ऊंचा चढ़ता पारा, ईस्वी सन 2006। सुंदरवन डूब रहा है। नेपाल में खुम्बू नामक हिमनदी में 5 किलोमीटर की कमी। अंटार्कटिका में 35 दिन में 3250 वर्ग किलोमीटर हिमाच्छादन पिघल गया। नदियों में पानी का स्रोत घटा। पृथ्वी गर्म क्यों होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोराकार्बन, CFC और हेलोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन का प्रश्न पैदा होता है। अंतिम 100 वर्षों में तापमान में 0.6 अंश सेल्सियस की वृद्धि। विश्व में हरेक मानव 4.5 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। आज से 100 वर्ष पहले कार्बन डाइऑक्साइड 275 ppm था, आज 350 ppm हुआ है। ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन, 10 लाख का एक भाग, यानी कि 0.28% हो तो 280 ppm कहलाएगा। अंतिम 150 वर्ष में पृथ्वी पर बढ़े हुए औसत तापमान का ग्राफ। नीचे दी गई सारणी का वाचन करके विचार कीजिए, हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हम कितने उत्तरदायी हैं? जांचिए। थर्मल पावर केंद्र 200 मेगावाट तक वार्षिक 9 लाख टन गैस का उत्सर्जन करती है। मोटर कार वार्षिक 17 करोड़ टन गैस का उत्सर्जन करती है। AC औसत 2 घंटे 24 घंटे में 2230 किलोग्राम गैस का उत्सर्जन करते हैं। टीवी से 24 घंटे में 190 किलोग्राम, ट्यूबलाइट से 24 घंटे में 88 किलोग्राम, कंप्यूटर से 24 घंटे में 130 किलोग्राम और फ्रिज से 24 घंटे में 920 किलोग्राम गैस का उत्सर्जन होता है। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम संस्था है। यह बताती है कि ईस्वी सन 1850 से आज तक में ईस्वी सन 2008 के वर्ष का समुद्र और जमीन की सतह का संयुक्त तापमान 0.31 अंश सेल्सियस था। वह ईस्वी सन 1961 से ईस्वी सन 1990 के समय के औसत तापमान की अपेक्षा अधिक था। मीथेन CH4 ईस्वी सन 1750 में 315 ppm में से ईस्वी सन 2005 में 1764 ppm वृद्धि निम्नलिखित कारणों के कारण अंकित हुई है। पशुओं के उच्छ्वास और चयापचय की क्रिया से 14 करोड़ टन में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। धान की खेती से 15 करोड़ टन मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
सेंद्रीय कचरे सड़ने से 7 करोड़ टन मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इतना जानिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन जो वस्तु ग्रहण करता है उनमें लगभग 80% गैस होती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 22,000 बार श्वास लेता है। इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में से 16 किलोग्राम गैस सेवन करता है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा 270 ppm से बढ़कर हाल में 319 ppm हुई है। क्लोरोफ्लोराकार्बन CFC फोम, प्लास्टिक, फ्रिज, AC, सर्किट सर्जन, एरोसेल स्प्रे 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार वाले सूक्ष्म कणों को एरोसेल कहते हैं आदि के उपयोग से CFC में वृद्धि होती है। इतना जानिए, 23 जनवरी 1995 में यूरोप के संयुक्त प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 का वर्ष 1980 के बाद का सबसे अधिक गर्म वर्ष था। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। वनस्पति की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि का समय और आयु में परिवर्तन आ रहा है। पक्षियों की अमुक जातियां लुप्त हो रही हैं, उदाहरण स्वरूप गौरैया, गिद्ध। हिमालय की 2000 हिम नदियां पिघल गई हैं। हिम नदी में समय समय पर हुए परिवर्तन का दृश्य। अंतिम 10 वर्ष में अकाल, बवंडर, अतिवृष्टि और बाढ़ की मात्रा बढ़ रही है। जहां वर्षा अधिक होती थी वहां उसकी मात्रा कम हो रही है। राजस्थान और दुबई में भारी वर्षा का अनुभव, चेरापूंजी में अनावृष्टि, खेतों में दलहन का उत्पादन कम हो गया है। जमीन में पानी का स्तर घट गया है। हिम नदी पिघलने से समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र किनारे के कटाव का स्तर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से लोग डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार बनेंगे। ऋतु चक्र में परिवर्तन आएगा। जाड़े और गर्मी की ऋतुओं की लाक्षणिकताएं बदलेंगी। गुजरात का समुद्री सतह 25 सेंटीमीटर बढ़ने से जमीन की क्षारता बढ़ेगी। कृषि उत्पादन में सतत कमी होती जा रही है। कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू आदि रोगों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। मालदीव, बांग्लादेश, फिलीपाइंस द्वीपों, वेस्ट इंडीज द्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे डूब जाएंगे। ग्रीन पीस संस्था के मुताबिक ईस्वी सन 2100 में गुजरात में बसने वाले लगभग 55 लाख लोगों को स्थानांतरण करना पड़ेगा। वैश्विक तापमान की वृद्धि के कारण फूल खुशबू खो रहे हैं। मधु छत्ता नाम मात्र के रह गए हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने वाले तत्वों का दृश्य। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों का उपयोग घटाना चाहिए। वृक्षारोपण करना, वृक्षों का जतन, जंगल नहीं काटना चाहिए। वनीकरण से कार्बन कम होता है। पॉलीथीन बैग का उपयोग टालें। खाद और जंतुनाशक दवाओं का विवेकपूर्वक उपयोग करें।
समुद्र में लौह कणों का छिड़काव करें जिससे प्लैंकटन नामक द्रवीय जीवों का विकास हो। उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। सजीव खेती अपनाएं, हरी खाद और गोबर खाद का उपयोग करें। पशुओं के आहार में बायोटिक मिलाएं जिससे पशुओं के आमाशय में मीथेन पैदा करने वाले जीवाणु नियंत्रण में रहें। गृह उपयोगी साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। परिवहन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। जनसंख्या वृद्धि को रोकें। बिजली की बचत के लिए हवा प्रकाश प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था करें। इको फ्रेंडली का उपयोग बढ़ाएं। घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। प्राकृतिक शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करें। पेट्रोलियम उत्पाद का विवेकपूर्ण उपयोग करें। पानी का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करें। बरसाती पानी का संग्रह करें। सीएनजी का उपयोग बढ़ाएं। इतना जानिए, 1 टन कागज बनाने के लिए 4400 किलोवाट बिजली, 30,000 लीटर पानी, 11 वृक्षों की लकड़ियों के मावे का उपयोग होता है। पर्यावरण को बचाने की वैश्विक नीति। मानव अपनी प्रवृत्तियों से पर्यावरण का विनाश कर रहा है। ऐसा विश्व को समझाते हुए ईस्वी सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण बचाने हेतु बैठक आयोजित की गई। उसके पश्चात ब्राजील के रियो डी जानेरो में विश्व सम्मेलन हुआ। राजधानी कोपनहेगन में ऐसा निश्चय किया गया था कि विकसित राष्ट्र कार्बन कट, ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने की नीति स्वीकार नहीं करते और विकासशील राष्ट्र ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। विकासशील देशों के विकास के लिए 100 अरब डॉलर की सहायता देने का निश्चय किया गया था। इस बैठक में 45 देशों के 59 संशोधन पेपर्स द्वारा विश्व के नेताओं को बदलती जलवायु के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कहा गया। विश्व में औसत नागरिक 4.5 मीट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं। भारत का नागरिक वार्षिक औसत 1.2 मीट्रिक टन कार्बन छोड़ता है। अन्य विकासशील देश तो बहुत कम कार्बन गैस छोड़ते हैं। उनके विकास के लिए बड़े पैमाने पर छूट देनी चाहिए। अमेरिका जैसे देश पर नियंत्रण लादना चाहिए क्योंकि वहां का प्रत्येक नागरिक 20.6 मीट्रिक टन गैस उत्सर्जन करता है। धन्यवाद।